जिला बलरामपुर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने को लेकर दिया धरना। जिस तरह तत्परता राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कराने में लगाई, अगर यही तत्परता 16 फरवरी से आज तक आप ये जवाब देने में लगा देते कि आपका और अडानी जी का रिश्ता क्या है, अब 20,000 करोड़ रुपया किन सेल कंपनियों का भारत के रक्षा के क्षेत्र में लगाया गया है, तो शायद यह नौबत ही नहीं आती। अंबेडकर चौराहे और वीर विनय चौराहे पर एकत्रित हो सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जब तक मोदी जी हैं तब तक तानाशाही चलेगा। जैसे आप तालिबान देख रहे हैं, उत्तर कोरिया देख रहे हैं, एकदम इसी तरह ये भी भारत को बनाना चाहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो हमारे राहुल जी हैं, हमारे कांग्रेस के जो नेता हैं, ये तालिबान उत्तर कोरिया नहीं बनने देंगे। जिले के पदाधिकारियों ने रोष जाहिर कर जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पक्ष में अगर कोई खड़ा है सड़कों पर तो वो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है, जो बेसाख्ता बेखौफ होकर के सच की आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने 20,000 करोड़ की बात क्या पूछ ली कि कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, उस पर उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जो कि बिल्कुल नाजायज है, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। माननीय प्रधानमंत्री जी को ये सच सुनने की आदत नहीं है, हमेशा से वो झूठ ही बोले हैं, जुम्मेबाजी ही उन्होंने की है, तो वो किसी की सच कैसे सुन सकते हैं। तो उनके पास यही एक हथकंडा है, साम दाम दंड भेद जितने भी थे वो सब कर चुके हैं। तो अब सदस्यता बाकी थी जो उन्होंने खत्म कर दिया। राहुल गांधी नहीं होंगे तो आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन राहुल गांधी ने अपने पीछे अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ा है जो आवाज उठाता ही रहेगा। मां पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय के स्थापना की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान में भी दी भागीदारी। आज का कार्यक्रम मोदी सरकार के तानाशाही पूर्ण रवैये के खिलाफ था। जिस तरह तत्परता राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कराने में लगाई, अगर यही तत्परता 16 फरवरी से आज तक आप ये जवाब देने में लगा देते कि आपका और अडानी जी का रिश्ता क्या है, अब 20,000 करोड़ रुपया किन सेल कंपनियों का भारत के रक्षा के क्षेत्र में लगाया गया है, तो शायद यह नौबत ही नहीं आती। जिस तरह तानाशाही पूर्ण रवैया अपना के उन्होंने राहुल जी की सदस्यता खत्म की है। जब दमन होता है तो नेता पैदा होता है। इस देश के सारे लोग जाग चुके हैं, कांग्रेस एकजुट है, सारा विपक्ष एकजुट है। हम 2024 के चुनाव में मोदी को जनता के माध्यम से सबक सिखाने का काम करें। ये विपक्ष को चुप कराने की साजिश मानते हैं आप इसको? उनकी तरफ से तो विपक्ष को चुप कराने की साजिश है, लेकिन इससे विपक्ष चुप नहीं होगा। ये आग में घी डालने के बराबर है। इससे आग और भड़केगी और मोदी जी के शासन की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम होगा। दरअसल ये जो बीजेपी सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, ये जानती है कि इस भारत में अगर एक नेता है जो किसी भी व्यक्ति से डरता नहीं तो वो राहुल गांधी है। उसकी आवाज दबाने का ये काम कर रहे हैं कि अगर मैं इनकी आवाज अगर मैं दबा दूंगा तो कल दूसरा कोई नेता है वो आवाज नहीं उठाएगा। यही इनका ये एक मेन मुद्दा ये है कि किसी तरीके से राहुल जी को दबाया जाए, क्योंकि विपक्ष केवल राहुल जी के पास है, बाकी और किसी के पास है नहीं। जितने विपक्षी पार्टियां सब एक साथ इसका विरोध कर रही हैं, तो इससे आपको क्या लग रहा है कि जितने विपक्ष एक हो गई है इस मुद्दे पर? हाँ, विपक्ष एक है इस मुद्दे पे, क्योंकि आज राहुल जी के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी और के साथ भी ऐसा होगा, इसलिए विपक्ष सब एक है। जब तक मोदी जी हैं तब तक तानाशाही चलेगा। जैसे आप तालिबान देख रहे हैं, उत्तर कोरिया देख रहे हैं, एकदम इसी तरह ये भी भारत को बनाना चाहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो हमारे राहुल जी हैं, हमारे कांग्रेस के जो नेता हैं, ये तालिबान उत्तर कोरिया नहीं बनने देंगे। ये 4 साल का मामला था, लेकिन इस धारा में कुछ नहीं बनता था। नरेंद्र मोदी जी ने जबरदस्ती इसको खत्म करवा दिया है राहुल जी का। हम लोग दबने वाले नहीं हैं, राहुल जी दबेंगे नहीं। राहुल जी और उज्जवल होंगे, उनका भविष्य उज्जवल होगा और 24 में हम पूर्ण बहुमत की सरकार आएंगे केंद्र में। आज से नहीं, अभी जब से सदस्यता पे बात आई है उसी दिन से कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, इसका विरोध कर रही है, क्योंकि ये नाजायज बात है और नाइंसाफी है कि जिस तरीके से उनकी सदस्यता खत्म की गई है सच को दबाने के लिए और भ्रष्टाचार मित्रों की पोल खोलने के सवाल उठाए, उसका खामियाजा है ये। तो हमें तो ये उम्मीद नहीं थी कि एक देश का प्रधानमंत्री सच से ही डर रहा है और सच्चाई को नहीं सुनना चाहता है। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य है कि हम ऐसे देश में ऐसे प्रधानमंत्री को झेल रहे हैं। बिल्कुल विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। विपक्ष में अगर कोई खड़ा है सड़कों पर तो वो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है, जो बेसाख्ता बेखौफ होकर के सच की आवाज उठाते रहे हैं।
उन्होंने 20,000 करोड़ की पातिया पूछ ली कि कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ। उस पर उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ा है, जो कि बिल्कुल नाजायज है, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को ये सच सुनने की आदत नहीं है, हमेशा से वो झूठ ही बोले हैं, जुम्मेबाजी ही उन्होंने की है, तो वो किसी की सच कैसे सुन सकते हैं? तो उनके पास यही एक हथकंडा है, साम दाम दंड भेद जितने भी थे वो सब कर चुके हैं। तो अब सदस्यता बाकी थी जो उन्होंने खत्म कर दिया। राहुल गांधी नहीं होंगे तो आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन राहुल गांधी ने अपने पीछे अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ा है जो आवाज उठाता ही रहेगा। हमारे साथ अभी मौजूद हैं विनय कुमार मिश्रा जी, ये महासचिव हैं कांग्रेस कमेटी बलरामपुर के। इनसे जानेंगे आज के धरना प्रदर्शन का जो मेन मुद्दा रहा वो क्या रहा, और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जाने की इस प्रक्रिया को, इस कार्रवाई को ये किस तरीके से लेते हैं। देखिए, पहली बात तो जब से 2012 में प्रायोजित जो है आरएसएस द्वारा एक प्रायोजित कार्यक्रम चलाया गया कि वहां मौजूदा सरकार मनमोहन सरकार को बदनाम किया गया कि ये तो पूरी तरीके से कुछ नहीं करे, जबकि पूरी सरकार बहुत अच्छा काम किया। और 2014 में जनता को दिग्भ्रमित करके इन्होंने वोट लिया और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, जो पूरी तरीके से तानाशाही पे उतारू हैं। वो तानाशाह है ही, उनकी आदत है तानाशाही करना, कोई जो है इसमें बड़ी बात नहीं है। और तब से वो केवल भारत की जनता का और लोकतंत्र को कुचल रहे हैं। जैसे चाहे नोटबंदी का कार्यक्रम हो, चाहे जो है जीएसटी का कार्यक्रम हो, जितने भी कार्यक्रम उन्होंने किए उसमें केवल और केवल जनता परेशान हुई और उसके आगे कुछ नहीं हुआ, उनका जो हल कुछ नहीं निकला। इसी तरीके से अब राहुल गांधी जी चूंकि उनके जो परेशान कर रहे हैं जनता को, उन मुद्दों को उठा रहे हैं, रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, जो है घोटालों का मुद्दा उठा रहे हैं, नोटबंदी का मुद्दा उठा रहे हैं, अडानी जो उनके दोस्त हैं उनका मुद्दा उठा रहे हैं, उन्हीं के बल पे सरकार उनकी चल रही है, उन्हीं के बल पे उन्होंने इतना रायता पूरे देश में फैलाया। उन्हीं का उजागर करने के लिए राहुल गांधी जी ने जो फोटो दिखाया उसमें अडानी, मोदी, अंबानी ये लोग साथ में एक जेट प्लेन में सवार थे, उसको उन्होंने दिखाया कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। 20,000 करोड़ रुपए रक्षा सौदों में कहां से आए, किसके हैं। इन्हीं सब मुद्दों को जो है गूढ़ करने के लिए, दबाने के लिए उन्होंने राहुल गांधी जी के खिलाफ एक माफी मांगो अभियान चलाया जो निसफल हो गया। जिसको जो सफल नहीं हुआ उसके बाद उन्होंने सोचा कि संसद में ये बोलेंगे और इनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है, इसलिए उन्होंने कूट रचित रचना रच करके जो है गुजरात से लेकर के और यहाँ तक उनकी सदस्यता रद्द करने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन ये हिंदुस्तान है, ठीक है, हिंदुस्तान के लोग तानाशाह को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ लोकतंत्र है। मोदी जी को 2024 में हर हाल में उखाड़ फेंकेगी यहाँ की जनता, उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी भारत जोड़ो यात्रा हुई, राहुल गांधी जी ने और पूरे कांग्रेस ने इतनी भव्य यात्रा की, इसके तुरंत बाद ये एक्शन हुआ, इसको आप किस तरीके बस यही तो घबरा गए। वो भारत तोड़ो कर रहे हैं, जैसे वो अंग्रेजों के चेले हैं, ठीक है। वो आरएसएस वाले अंग्रेजों के चेले, भारत छोड़ो आंदोलन का उन्होंने विरोध किया, ऐसे तमाम हमारे आजादी के जो आंदोलन थे उसका विरोध किया उन्होंने, तो वो अंग्रेजों के चेले हैं। उनको ये अच्छा थोड़ी ना लगता है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र बहाल है, उनको ये बहुत खराब लगता है। इसलिए उन्होंने राहुल गांधी के भारत जोड़ो आंदोलन के तुरंत बाद जो है ये ऐसी कार्रवाई की कि भारत के लोग डर जाएं कि राहुल गांधी जी जो 4,000 किलोमीटर, जिसके घर में 3-3 शहीद, जो 4-4 हजार किलोमीटर पैदल चल चुका वो प्रधानमंत्री 3-3, और अगर उन्होंने ये जो यात्रा कर डाली भारत जोड़ने की और लोग जुड़ भी रहे हैं, तो राहुल गांधी को डरा दोगे तो देश की जनता डर जाएगी। उनका मकसद ये है, विपक्ष के नेता डर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के लोग अंग्रेजों को भगा दिए, जो 200 साल तक राज किया, उनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, तो जब उनको भगा दिए तो इनकी क्या औकात है। ये तो उनके चेले चपाटे हैं, ये तो उनसे पेंशन लेते थे। और हम लोग कांग्रेसी लोग इस देश को आजाद कराने में भी अहम भूमिका निभाए थे, तो 1947 के पहले, और उसके बाद हमने तमाम संसाधन दिया और फिर इस देश को आजाद कराने में इस तानाशाह से फिर बहुत अहम भूमिका निभाएंगे और 2024 में आजाद करा के फिर लोकतंत्र स्थापित करेंगे हिंदुस्तान में। जी, यही मेरा अगला प्रश्न था कि 2024 का इलेक्शन एकदम सर पे है, तैयारियां बिल्कुल जोर शोरों से है। उससे पहले जो विपक्ष है उसके सबसे बड़े नेता के ऊपर ये कार्रवाई होना, ये क्या लग रहा है आपको कि एक राजनीतिक पैंतरा है? अभी सुप्रीम कोर्ट में तो ये जाएगा, वहां से रद्द हो जाएगा, ठीक है। आपको पूरा यकीन है कि ये मुद्दा वहाँ कोर्ट में कुछ दिन भी नहीं टिक पाएगा? जी नहीं, एक बाइट नहीं टिक पाएगी। ये तो खुद जिसने मानहानि का मुकदमा किया था उसने खुद इस पे जो है स्टे ले लिया था कि नहीं, हमें नहीं लड़ना है, ठीक है, इस मुद्दे पे। लेकिन चूंकि अब राहुल गांधी को कूट रचित रचना रख के सस्पेंड करना था संसदीय से, इसलिए अधिकतम जो उसमें जो है प्राविधान था सजा का वो लगाया गया। आमतौर पर इन सब मसलों में क्या होता है, जो है एक वार्निंग दे करके छोड़ दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको सजा दी गई। सजा दे करके केवल तुरंत 24 घंटे के अंदर सदस्यता बहाल करने का मतलब है कि राहुल गांधी से मोदी जी डर गए और उन्हीं से डरते ही है।
तो 24 पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? 24 का इफेक्ट ये पड़ेगा कि इस देश की जनता, जब इंदिरा गांधी जी की सदस्यता संसद सदस्यता जनता दल ने खत्म की थी इन्हीं संघ के वालों के बल पे, तो वो पूर्ण बहुमत की सरकार लेके लौट के आई थी और 2024 में फिर पुनः राहुल गांधी पूर्ण बहुमत की सरकार लेके आएंगे और देश की जनता उनको देगी। माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की घोषणा योगी जी द्वारा की गई थी और अब ये कहा जा रहा है कि ये गोंडा के परसपुर में बनेगा विश्वविद्यालय। क्या बलरामपुर ऐसे ही हमेशा अपेक्षित रहेगा और ये केवल चारागाह की तरह इस्तेमाल होगा? इस पर हम विनय कुमार मिश्रा जी की राय जानेंगे। जी देखिए, हमारा जो है ये जिला बलरामपुर, इसमें शक्तिपीठ माता जी का स्थापित है, माँ पाटेश्वरी देवी। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ और जिनके ही आशीर्वाद से योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन अगर हमारे जो है जिले के साथ सौतेला व्यवहार कहाँ से शुरू हुआ? भाजपा के ही शासन में हमारा जो है मंडल बना और मंडल बनने के बाद इसका जो कि हमारे जिले में स्थापित है माता जी का मंदिर, और लेकिन उसके बाद मुख्यालय बना दिया गया जो है गोंडा में। उसके बाद अब विश्वविद्यालय माता जी के नाम से दिया जा रहा है और फिर उसका जो है कूट रचित रचना रच करके और गोंडा के नेताओं द्वारा और भाजपा के नेताओं द्वारा उसको बलरामपुर से दूर ले जाकर के कर्नेलगंज स्थापित करना चाह रहे हैं। लेकिन ये बलरामपुर के लोग हैं, ये आंदोलन करना जानते हैं। इस विश्वविद्यालय के लिए चाहे सड़कों पे उतरना पड़ेगा, चाहे खून पसीना एक करना पड़ेगा, हम एक करके रहेंगे और विश्वविद्यालय को हर हाल में बलरामपुर में बनवाएंगे और बलरामपुर में उनको बनाना पड़ेगा। ये दोहरा रवैया नहीं हो सकता। ये ऐसा नहीं कर सकते कि सारी योजनाएं, सारी व्यवस्थाएं आप गोंडा ले जाएं और बलरामपुर में कुछ ना करें। बलरामपुर में मंदिर स्थापित है, बलरामपुर से तुलसीपुर तक बहुत जगह है। हम डीएम साहब से मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जमीन एक्वायर करके दीजिए और यहाँ पे विश्वविद्यालय बलरामपुर में बने। इस मुद्दे पे ना कोई पार्टी है, ना कोई जो है भावना है। सबकी भावना विश्वविद्यालय के साथ है, सबकी भावना शिक्षा के साथ है, सबकी भावना बलरामपुर के लोगों के साथ है। हम लोग चाहेंगे कि हर हाल में बलरामपुर में बने जिससे यहाँ के बच्चे शिक्षित हो सके, और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो ये मान लीजिए कि फिर विश्वविद्यालय बलरामपुर में कभी नहीं बनेगा। इसलिए जो है हम ये चाहेंगे कि यहीं बने और इसके लिए पूरा सभी पार्टियों से आह्वान करते हैं, चाहे सत्ता पार्टी हो चाहे विपक्ष पार्टी हो, सब लोग आए और हम लोग सड़कों पे इसके लिए आंदोलन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। बलरामपुर के देवी पाटन में स्थित माँ पाटेश्वरी के नाम पे रखा गया था। योगी जी ने घोषणा की थी कि देवी पाटन राजकीय विश्वविद्यालय का जो निर्माण होगा वो बलरामपुर जिले में होगा, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन अब ये विश्वविद्यालय गोंडा में बनने जा रहा है। गोंडा के एकदम एग्जैक्ट बताएं तो गोंडा के परसपुर में बनने जा रहा है। इस पर कांग्रेस की नेत्री हैं आरिफा बेकल उसाई जी, इनसे जानेंगे इनकी क्या राय है इस पे। देखिए, माँ पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय जो है वो यहीं की धरोहर है और सबसे पहला हक जो है वो बलरामपुर जनपद का है। ये अलग बात है कि ठीक है, अगर गोंडा डिमांड कर रहा है, गोंडा इसकी मांग कर रहा है कि वहाँ बनना चाहिए, लेकिन एक किस नाते वहाँ पे तो और भी यूनिवर्सिटीज हैं। यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं जो यहाँ के यूथ को, यहाँ के भविष्य को झेलना पड़ता है। विश्वविद्यालय चाहे तुलसीपुर में बने या बलरामपुर में, हम दोनों जगहों में से मांग कर रहे हैं कि यहाँ दोनों जगहों में से कहीं पे भी बन जाए। सबसे पहला हक होने की वजह से बलरामपुर जनपद में ही बनना चाहिए, ये हम सभी की मांग है। ये एक सर्वदलीय बैठक में भी ये बात रखी गई और हम सभी ने उसकी हामी भरी है, हम सभी ने साथ दिया है, क्योंकि हमारे बलरामपुर विकास की भी बात है। उस विकास में क्योंकि इकोनॉमी बढ़ेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा, तो जाहिर है कि एक स्थापना होने से, विश्वविद्यालय की स्थापना होने से बहुत सारी तकलीफें भी दूर होंगी। यहाँ से किसी भी विश्वविद्यालय की जो निकटतम दूरी है वो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है। तो इससे जो बलरामपुर के जितने विद्यार्थी इनको बाहर जाना पड़ता है, यहाँ शिक्षा की जो, बल्कि ये तराई के ऑक्सफोर्ड की जमीन है, उसके बावजूद भी यहाँ एक भी यूनिवर्सिटी आज तक नहीं बन पाई। देखिए, मैं वही कह रही हूँ कि यहाँ जो ये तराई इलाका है, यहाँ पे तमाम ऐसे तबके हैं जहाँ पर शिक्षा नहीं पहुँचा है। बच्चियों के लिए खास तौर से बड़ी तकलीफ होती है। अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा इलाका, पिछड़ा वर्ग है, उन सबकी दिक्कतें बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती हैं, जिसके लिए वो लखनऊ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, अलग अलग बड़े शहरों की तरफ कूच करते हैं और उन्हें बड़ी मशक्कत और बहुत पैसे खर्च करने की बात आती है। इसकी वजह से उनकी शिक्षा भी रुक जाती है। खासतौर से लड़कियों की मैं बात करूं, लड़कों की बात ये होती है कि वो आधी अधूरी शिक्षा पा करके और वो वही खामोश बैठ जाते हैं, आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। राजकीय विश्वविद्यालय खुलने से, यहाँ पे एस्टैब्लिश होने से उन सभी को फायदा पहुंचेगा, उन सबकी पढ़ाइयाँ पूरी हो सकेंगी, अपने अपने जो भी उनकी सोच है, जो भी करियर सोचते हैं
एक बलरामपुर जनपद में जो भी बच्चे जो भी योग्यता रखते हैं वो यहीं से कुछ ना कुछ कर सकेंगे, उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा आखिरी प्रश्न मैम आपसे ये रहेगा कि बलरामपुर की धरती जो है ये साहित्यिक धरोहर रही, चाहे बात करें अली सरदार जाफरी जी की या पद्मश्री बेकल उसाही जी की। इसके अलावा साहित्य के जितने भी और क्षेत्र हैं वहाँ बलरामपुर का हमेशा से झंडा सबसे ऊपर रहा है। इसके बावजूद जब यूनिवर्सिटी यहाँ बनेगी तो साहित्य को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, लेकिन बलरामपुर का दुर्भाग्य आज की डेट में ये है कि यहाँ एक ऐसा विश्वविद्यालय आज तक नहीं खुल पाया जहाँ से और साहित्यिक और भी अन्य क्षेत्र में धरोहर यहाँ के निकले। साहित्य के लिए बलरामपुर का बड़ा पुराना इतिहास रहा है और बलरामपुर से तमाम ऐसी हस्तियों ने साहित्य को अपने परचम तक पहुंचाया है, चाहे वो बेकल उसाही का नाम हो, सरदार अली सरदार जाफरी साहब हो या और भी जो भी नाम है। उन्होंने बलरामपुर को एक शोहरत की बुलंदी पे पहुंचाया है। ये उनकी कुव्वत थी, उनकी अपनी कुछ ना कुछ एबिलिटी थी जिसका मुजाहरा किया दुनिया में और देश में। बलरामपुर में खास तौर से साहित्य के लिए कोई काम नहीं हुआ। मैं खुद भी कोशिश कर रही हूँ उनके फाउंडेशन बना करके, बेकल उसाही फाउंडेशन के थ्रू, और हमने मांग की है कि हमें एक लाइब्रेरी के लिए यहाँ पे जगह मिले जिसमें हम सिर्फ साहित्य को प्रोत्साहित करें और रिसर्च पे काम, मतलब रिसर्च के लिए बच्चे आए, रिसर्च काम हो, रिसर्च वर्क हो, तो साहित्य के जितने भी यहाँ के दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं उन्हें इससे प्रोत्साहन मिलेगा। तो साहित्य के लिए भी डेफिनेटली यूनिवर्सिटी होगी तो वहाँ पे भी मौका मिलेगा। हम लोग अब नए नए लोग आए हैं तो हम भी कुछ करना चाहते हैं, हमने भी एक कदम उठाया है, तो देखते हैं पायतक मील तक पहुँचाने के लिए पूरी कोशिश है। साहित्य के लिए काम करना, एजुकेशन के लिए काम करना, कहाँ तक जाते हैं खुदा बेहतर मालूम।